नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आईएमए से 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में अफसर बन गए। पासिंग आउट परेड में उत्तर प्रदेश के 51, हरियाणा के 30 और उत्तराखंड के 29 कैडेट्स सेना में अफसर बने हैं। शनिवार सुबह 9 बजे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली है। एक रिपोर्ट को देखिए। बल्ली किथे वाहेगुरु। आज भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई। सेना के मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी। इसके अलावा तमाम गणमान्य लोग भी, विदेशी मेहमान, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और कैडेट के परिजन भी इस दौरान मौजूद रहे। देश विदेश की सेना में बतौर अफसर शामिल हुए 344 कैडेट। आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर परेड में शामिल होना था, लेकिन ठीक एक दिन पहले उनका आना टल गया। अकादमी की ऐतिहासिक सेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह परेड हुई। परेड के बाद आयोजित होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 344 जेंटलमैन कैडेट देश विदेश की सेना में बतौर अफसर शामिल हुए। इनमें 314 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 30 युवा सैन्य अधिकारी 11 मित्र देशों भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सूडान, तजाकिस्तान, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने। आज आपका बेटा देश का सिपाही नहीं अधिकारी बन गया और इस तरह से सपना देखा था और क्या सपना पूरा हुआ? हमें आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज देश के अंदर एक अधिकारी पद पर छोटे पद से ऊपर जाना बहुत ही गर्व की बात होती है, खासकर माँ बाप के लिए और भी बड़ा ही लगता है। और देश सेवा करते हुए मैं भी एक छोटे स्थान से यहाँ तक पहुँचा, सफदर के रैंक में हूँ फिलहाल फौज में, और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे बेटे ने मेरे से आगे निकल करके, और मुझे इन्होंने वादा किया था कि डैडी आपसे मैं सैल्यूट लूँगा, तो मैंने आज अपना वादा पूरा किया और इन्होंने अपना वादा पूरा किया। इन्होंने अधिकारी बन के मुझसे सैल्यूट लेने की जो क्षमता रखी, उसके लिए मैं शुक्राना करता हूँ इनका भी, और एकेडमी का खासकर सबसे ज़्यादा शुक्राना कि जिन्होंने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया और आगे चल कर के भी अपनी इस मेहनत को बरकरार रखेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। जी, कभी आपने सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा? कब ये ध्यान आया? नहीं, कभी नहीं आया ऐसा तो वो होशियार है, पहले से पढ़ाई में अच्छा था, मगर इस लाइन में ऐसा डिफेंस में जाने का कोई इरादा नहीं था हमारी तरफ से। मगर जब वो स्कूल में 10th हुआ तभी उनको टीचर ने बताया कि ये बच्चा एनडीए के लायक है, इसमें जा सकता है, डिफेंस में बहुत अच्छा कर सकता है, इसमें वो सब कुछ स्किल है जो वो कर सकता है। और उस समय से बस 10 से उसने भी ठान लिया हमको जाने का। और माता पिता के लिए इससे बड़ा गौरव का पल नहीं हो सकता। बहुत गर्व का क्षण है मेरा, हमारे लिए, हमारे दोनों के लिए। हमारा बच्चा देश के लिए कुछ करने वाला है, देश के संरक्षण के लिए कुछ करने वाला है, डिफेंस के लिए कुछ करने वाला है। हमें बहुत बहुत प्राउड ऑफ यू। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा, और हमारे जितने भी रिलेटिव है सबको अलग, सबके लिए वो एक ऐसा आदर्श बन रहा है कि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहेगा। प्रकाश जी कहाँ से आप लोग आते हैं, कौन सा आपका स्टेट है और कैसे बेटे को आपने इतना प्रेरित किया सेना में जाने के लिए? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, गांव मेरा मधमादवी है, और मैं शुरू से ही जो है खेल में सक्रिय रहा था, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने भी एनडीए का टेस्ट क्लियर किया था अपने समय में, लेकिन मैं एसएसबी में बिछड़ गया था। तो उसके बाद में मेरा एक ही मकसद था कि बेटे को मैं आर्मी में ऑफिसर बनाऊं, और जितने गांव के इससे पहले के बच्चे थे मैं सभी को आर्मी के लिए प्रेरित करता रहा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्मी में जाएं और देश की रक्षा में काम आए। तो आप खेती किसानी करते हैं, गांव में क्या क्या करते हैं आप?
मैं गांव में केवल एक छोटा सा जमींदार हूं और मैं जमींदारा करता हूं, खेती करते हैं। खेती। बहुत बड़ी खुशी है जी। और सपना तो पहले तो मैं सोचता था कि क्योंकि इंटेलिजेंट था आईपीएस आईएएस बने, पर इसका अपना एक बड़ा एक सपना था और इसके चाचू का बहुत ज़्यादा सपना था कि ये मिलिट्री में जाए। मुझे बहुत खुशी है आज, बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं चाहता हूँ बच्चों से भी वो भी इसमें जाएं, ज़्यादा आगे से आगे जाएं। अफगानिस्तान का कोई कैडेट परेड में नहीं। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि अफगानिस्तान का कोई कैडेट परेड में नहीं दिखा। वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन लागू होने से ऐसा हुआ है। 64,489 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ा। कुल मिलाकर सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 64,489 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को मिले 2,843 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पवन कुमार, स्वर्ण पदक पवन कुमार, रजत पदक जगजीत सिंह, रजत पदक टीजी अभिषेक शर्मा, कांस्य पदक श्री पुरापु लिखित, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर जोजिला कंपनी, सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट अश्विन सिद्धेल नेपाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने विशेष रूप से शिरकत की है। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भविष्य कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आए सभी विषयों पर रोडमैप तैयार किया गया है। मन की बात G20 के कार्यक्रमों में राज्य के अंतिम व्यक्ति की सहभागिता हो, इसको लेकर जन जागरण किया जाएगा। मंडल और जिलों की बैठक को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ ही कहा कि जल्द दायित्वों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। नए पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के साथ और भविष्य के कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक भी हुई थी। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आए हैं उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे। उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर तैयार किया है। खास तौर पर मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं और दोनों कार्यक्रम भव्य हो, उसमें सामाजिक की और सभी नागरिकों की सहभागिता हो, उस विषय को लेकर भी हम जन जागरण करेंगे। इस विषय का कार्यक्रम ने लिया है। इसके साथ साथ हमने टाइम बॉन्ड मंडल की हमारी टीम, मंडलों की बैठक, जिलों की बैठक, उसका भी टाइम बॉन्ड एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है जो हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद सरकार के दायित्व मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री बहुत सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए जो भी सरकार की ओर से होना है वो सारे विषय यहाँ पर रखे गए। मैंने बताया संगठन विस्तार का टाइम बॉन्ड बना दिया है। हमारे 12 तारीख तक हम अपने जिले के पूरी कार्यकारिणी और मोर्चों की प्रदेश की कार्यकारिणी बना देंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी ये मंडलों के प्रभारी बनेंगे और हमने तय किया है कि हम दिसंबर अंत तक अपनी मंडल की कार्य समिति भी घोषित कर दें। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वन्यजीव संघर्ष के लिए जो निर्धारित राशि पहले 4 लाख थी उसे अब बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है और इसके साथ ही वन्यजीवों को जो अलग अलग कैटेगरी थी उससे भी अब एक समान कर दिया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ा है। उसको देखते हुए जहां एक जो राहत की राशि थी, मुआवजे की राशि थी, सहायता राशि, उसको हमने 4 लाख से 5 लाख पिछले दिनों किया था, उसको अभी 6 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये कैटेगरी नहीं रहेगी कि इस वन्यजीव के कारण से यहाँ पर हानि हुई है,
अब कोई भी वन्य जीव होगा, कोई भी हमला होगा तो उसमें सहायता राशि दी जाएगी। मानव उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम का फिर से दर्द छलका है और दर्द भी ऐसा छलका कि बोलते बोलते ये बोल गए कि 2022 में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को मिली हार। इस रिपोर्ट को देखिए कि जब हम चुनाव में थे तो हम धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी। इसके देश प्रभारी की जो भूमिका है वो उनको अदा करनी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व को सौंपा है उस दायित्व का वो निर्वहन करे। आए यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करे। तो ये है प्रीतम का प्रहार, अपनों पर वार। जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दिग्गज प्रीतम का फिर से छलका है दर्द, और दर्द भी ऐसा छलका कि बोलते बोलते ये बोल गए कि 2022 में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार मिली, क्योंकि सीएम बनने की जंग ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। परसेप्शन और नैरेटिव प्रीतम जी क्यों ऐसा सेट हो गया था उस वक्त कि भाई कांग्रेस जो है वो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है? ये तो किसी से छिपा ही नहीं था। नहीं देखिए सही बात आपने कहा कि जब हम चुनाव में थे तो हम धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी हो। इसके दृष्टिगत जो है कई जगह हमसे गलतियां हुई और उस गलतियों का खामियाजा हमने भुगता। लोगों ने जो है 2022 के चुनाव में जो है फिर से भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है। जी, इंडिया वॉइस को दिए प्रीतम के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखते रखते यही नहीं रुके। सवालों का जवाब देते देते प्रदेश प्रभारी के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट का जिक्र भी हो गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उत्तराखंड में सक्रियता को लेकर प्रीतम ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। प्रदेश संगठन प्रभारी की भूमिका किस नजरिए से देखते हैं आप कांग्रेस? नहीं देखिए, प्रदेश प्रभारी की जो भूमिका है वो उनको अदा करनी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व उनको सौंपा है उस दायित्व का वो निर्वहन करे। आए यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करे। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो अगर नहीं आएंगे तो फिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? कि अगर कोई अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें स्वतः ही जो है पीछे हटना चाहिए। तो फिर नए लोगों को आते क्यों जो है जगह देनी चाहिए। उत्तराखंड अब ये तो जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूँ, ये जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूँ, उनको देना है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि आना चाहिए। इस समय विषम परिस्थितियां हैं। अरे विषम परिस्थितियों में तो ही सेनापति की जो है परीक्षा होती है और विपरीत परिस्थितियों में अगर आप हथियार डाल देंगे तो फिर क्या जंग लड़ेंगे? तो क्या वाकई में उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी को संगठन से कोई सरोकार नहीं? वैसे प्रीतम बोल चुके हैं कि पार्टी आला कमान के सामने वो पहले भी अपनी बात रख चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं जब वो प्रभारी के काम करने की शैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हो। इससे पहले भी प्रीतम सियासी प्रहार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रीतम के सचिवालय कूच के आह्वान के वक्त भी प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत और करण महाराज जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी को लेकर पहले ही सवाल खड़े हुए थे। अब प्रीतम का ये प्रहार साबित कर रहा है कि वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के इशारों पर स्टाफ आईपीएस सिंह पर दर्ज कराया गए मुकदमे के मामले में मंत्री के खिलाफ सचिवालय संघ मुखर हो गया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सचिवालय संघ के अध्यक्ष और महासचिव की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण में जब मंत्री के अनुरोध पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई तथ्य नहीं पाते हुए संबंधित निजी सचिव को दोष मुक्त किया जा चुका है और इसके बाद फिर से 3 सदस्यीय समिति मामले की जांच कर रही है, लेकिन उससे
पहले ही एफआईआर दर्ज कर दिया जाना सीधे सीधे कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के स्तर के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है, यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है। और चूंकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग जो नियोक्ता विभाग है उसके द्वारा प्रारंभिक जांच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोष मुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। लोग उधर टिहरी बांध से उत्तराखंड राज्य को 37% रॉयल्टी देने की मांग अब उठने लगी है और यह मांग स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही है, बल्कि सदन में भी यह मांग विपक्षी दलों के विधायकों ने उठाई है और इसके साथ ही टिहरी डैम टॉप से 24 घंटों आवागमन की मांग भी उठाई गई है ताकि लोगों की सहूलियत मिल सके। टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली 25% रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर प्रतापनगर के कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने सदन में भी उठाया है मामले को और प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने नई टिहरी कांग्रेस कार्यालय में कहा है कि टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश को मिलने वाले 25% रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। टिहरी बांध की जो प्रॉफिट है वो 25% उत्तर प्रदेश को क्यों जाता है, इसके ऊपर विधानसभा में नियम 300 में रखा और सरकार इसका जवाब भी देगी। लेकिन ये सीधा साधा प्रश्न है, जब प्रदेश का बंटवारा हो गया, टिहरी डैम टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम की झील टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम से निकल जो नदियां गंगा और भिलंगना वो टिहरी में स्थित है। टिहरी बांध। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।